नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से जो देहरादून से आ रही है, जहां पर माड़ा से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माड़ा से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो सरहद के गांव को आबाद बनाने और पलायन को रोकने के लिए केंद्र भी बनाए जाएंगे। तो कार्यक्रम भारत, चीन और नेपाल सीमा पर बसे गांव को आबाद बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो सूत्रों की माने तो 21 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दीपावली पर केदार और बद्री धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माड़ा से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो सरहद के गांव को आबाद बनाने और पलायन को रोकने के लिए जो है केंद्र बनाए जाएंगे। तो इसी में ये जो कार्यक्रम है वो भारत, चीन और नेपाल सीमा पर बसे गांव को आबाद बनाए रखने के लिए शुरू किया जा रहा है। तो सूत्रों के माने तो 21 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दीपावली पर केदार और बद्री धाम के भी दर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो उस फैसले से है ये बड़ी खबर जो इस वक्त समूचे उत्तराखंड के लिए बड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो उत्तराखंड में ये चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है। तो राज्यपाल ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दी है। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी गणेश मार्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान सौंप दी गई है। तो आयोग के अध्यक्ष पद से पहले आईएसएस राजू की विदाई के बाद सदस्य प्रकाश थपलियाल बतौर कार्यवाहक जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी आयोग कई बार सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसे में फैसला क्या वाकई में तमाम विवादों को शांत कर पाएगा? तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है आयोग की। तो अधीनस्थ सेवा आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है अभय, क्योंकि माड़ा से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल, इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती राज्य है और ये कह सकते हैं कि दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करता हुआ ये राज्य है। तो ऐसे में उन सीमावर्ती जगहों पर आबादी रह सके, ताकि सीमा की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाती है वो वहाँ पर चौकसी के साथ हो सके। उसके लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ के सीमावर्ती जो गाँव हैं वो आबाद रह सके। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दीपावली के अवसर पर यहाँ पर आएंगे, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, तो उसके बाद उनका सीमांत गाँव माड़ा में जाने का कार्यक्रम है, जो चमोली जनपद का जो सीमांत गांव है। यहाँ के इसके गांव के बाद ये कह सकते हैं कि कुछ दूरी के बाद आगे जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है चीन देश की, वो वहाँ से लगती हुई सीमा है। तो ऐसे में उन सब चीज़ों को देखते हुए वाइब्रेंट विलेज की योजना है उसको वहाँ पर शुरू करने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ऐसे ही जो नेपाल देश से लगी हुई जो सीमावर्ती जो जगह हैं, जहाँ पर गाँव सीमा से नज़दीक वाले जो गाँव है वो पलायन न कर सकें, उन जगहों पर आबादी रह सके। और आबादी का मतलब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब सेना वहाँ पर पहुँचे तो सेना को वो हर भरपूर मदद वहाँ पर मिल सके। अगर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आम आदमी के नज़र से वहाँ पर ज़्यादा रूटीन में रहती है, तो वो चीज़ें सीमा पर चौकसी ज़्यादा बढ़ती जा सके, उन सब चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसी तरीके से ये उत्तराखंड से ये संदेश रहेगा कि देश के जो दूसरे राज्य हैं जो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं, वहाँ पर भी पलायन ना हो, उन जगहों पर सुविधाएं युक्त गाँव वहाँ पर रह सके, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं वहाँ पर मिल सके, ताकि
ताकि वो पलायन के लिए मजबूर ना हो, ऐसी कोशिश वहां पर की जाएगी। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान उन सभी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे धाम कि से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात हो रही है, कब वो देहरादून आएंगे और कब इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जाएगी? जब एक संभावित जो दौरा अभी तक कहा जा सकता है, जिसको अभी कह सकते हैं कि आधिकारिक पुष्टि पीएमओ कार्यालय से तो नहीं हो पाई, लेकिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से कहा है कि संभावित दौरा है और संभावित दौरे में 22 अक्टूबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुंचेंगे। यहीं पर उनका ये कह सकते हैं कि बाबा केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाएंगे, अगले दिन वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद सेना के जो जवान हैं उन जवानों के साथ दीपावली मनाने का वो काम वहां पर करेंगे। उससे पहले ये कह सकते हैं कि जो सीमावर्ती जो गांव है माणा, वहां पर उनके जाने का कार्यक्रम है, यानी सीमा पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। जो सेना के जो जवान उनकी तो हौसला अफजाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो सीमावर्ती गाँव हैं उन गाँवों में भी सुविधाएं मिल सके, जो लोगों की जो समस्याएं दूर हो सके। जो सीमावर्ती गाँव होते हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो इस तरह से भी किस तरह से अहम कहा जा सकता है पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड से करने जा रहे हैं तो फिर ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो पलायन का जो दंश गांव आज झेल रहे हैं, जो पहाड़ पलायन का दंश झेल रहे हैं, वो कम से कम फिर से वापस रिवर्स पलायन की ओर शुरू हो जाएंगे। आबादी उन गाँवों में आना शुरू हो जाएगी जो गाँव खाली हो चुके हैं, चाहे वो सीमावर्ती गाँव हो या फिर जो दूरस्थ क्षेत्रों के जो गाँव हो, वो सभी यहाँ पर आबाद होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो फिर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी को भी राज्य सरकार में सहयोग के रूप में यहाँ पर अपनी देगी कि राज्य सरकार वहाँ पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो गांव वालों के लिए जरूरी है, ताकि गांव वहाँ से पलायन न कर सके। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें पूरी सुविधाएं वहाँ पर मिल सके। बिल्कुल, अबे आपसे ये भी क्योंकि पलायन का मुद्दा काफी बड़ा है उत्तराखंड में और काफी लोग जो है बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं उत्तराखंड से दूसरे राज्यों की तरफ, तो किस तरह से वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा? जब कल उत्तराखंड से ही इस वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत यहाँ पर होगी और इसका ये कह सकते हैं कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी होगा, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या फिर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जो खासतौर पर सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए जो राज्य हैं, वहाँ पर जो गांव गैर आबाद हो रहे हैं उन गाँवों में फिर से आबादी बढ़ सके, वहाँ पर जो लोग पलायन कर रहे हैं वो वापस अपने गाँव वहाँ पर आ सके, उन सभी को सुविधाएँ राज्य सरकार मुहैया करा सके जिसकी जरूरत अभी वहाँ पर कही जा सकती है। उन सब चीज़ों की शुरुआत यहाँ से होगी। प्रधानमंत्री का एक मैसेज पूरे देश के लिए उत्तराखंड से जाएगा। प्रधानमंत्री का लगाव हमेशा उत्तराखंड के साथ रहा, तो ऐसे में शुरुआत भी इस योजना की उत्तराखंड से होगी, क्योंकि उत्तराखंड के लिए पलायन हमेशा ही एक विकट जटिल समस्या यहाँ पर रहा है। इस समस्या का अभी तक हल नहीं निकल पाया है। भले ही राज्य ने पलायन आयोग जैसे बड़े संस्थान यहाँ पर बनाए हो, उनका गठन यहाँ पर किया हो, लेकिन जो दंश अभी भी पहाड़ जो झेल रहे हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से कम एक उम्मीद यहाँ पर और जगेगी कि राज्य में वापस रिवर्स पलायन होगा, जो गैर आबादी वाले जो गांव हैं उन गांवों में फिर से आबादी बसेगी, चाहे वो सीमावर्ती गांव हो। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम की बात की जा रही है, तो प्रोग्राम कहाँ रखा गया है, कहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी? दूसरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पलायन की बातें भी कई तरह से की जा रही है, तो किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा इसके लिए? जी बिल्कुल, उत्तराखंड का जो अभी तक का जो प्रस्तावित है वो यही है कि चमोली जनपद का जो सीमांत गांव है, ये कह सकते हैं कि आखिरी गांव चमोली जनपद का कह सकते हैं, माना गांव ये चमोली गांव में चमोली जनपद में आता है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाइब्रेंट गांव विलेज की योजना का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। तो कोशिश अभी तक यही है कि जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में माना गाँव से इस योजना की शुरुआत यहाँ पर होगी, क्योंकि सीमावर्ती गाँव है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, तो ऐसे में वहाँ पर फिर से वापस वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके गांव में, जो गांव वालों के लिए जरूरी है। वहाँ पर आबादी फिर से बसी रह सके, जो लोग पलायन कर चुके हैं वापस अपने गांव लौट कर आए, वहाँ पर रहें, अपना जीवन यापन वहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से जो सुरक्षा को लेकर जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं वो वहाँ पर उत्पन्न ना हो सके। लोग लगातार उस चीज़ों का प्रयास वहाँ पर कर सके, एक सेना को भी मदद मिल सके और साथ में जो आंतरिक जो सुरक्षा की जो होते हैं उन सब चीज़ों पर मजबूती से वहाँ पर काम हो सके। मैसेज जो है दिया जा रहा है, काफी बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड वासियों को भी दी जा रही है, तो क्या कहा जाए, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है और कितनी संख्या में लोगों को इसमें जुटाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सीमावर्ती है तो भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों में उत्साह वहाँ पर देखने को मिलेगा। दूर दूर से लोग वहाँ पर आने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। ऐसे में कोशिश यही है कि जो उन जगहों पर जहाँ पर कार्यक्रम रखे गए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि सीमावर्ती जगह हैं, ज़्यादा भीड़ अगर हो जाती है तो फिर सुरक्षा के कई सारे कारण वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कार्यक्रम वहाँ पर बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन उन सब चीज़ों को लेकर अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार कर रहा है। पुलिस प्रशासन उन सब चीजों को लेकर अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार कर रहा है। कोशिश अब यही है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो किस रूप में उनके पास, राज्य सरकार के पास यहाँ पर आता है, किस प्रकार से उत्तराखंड प्रशासन, उत्तराखंड शासन उन सब चीजों पर अपना काम करेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक इलाकों के पास है, तो अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? दीपिका, ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध वहां पर होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पूर्व में भी यहां पर आए हैं और उनके द्वारा कई बार कह सकते हैं कि जो सीमावर्ती जो सेना की जो चौकियां होती है उन चौकियों पर गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने खुद सेना के जो जवान हैं उनकी हौसला अफजाई वहां पर करी है। गृहमंत्री भी आ चुके थे। ऐसे में सुरक्षा तो पूरी कड़ी उस दौरान रहेगी। वहां पर नो फ्लाई जोन वहां पर रहेगा, योजन पहले से वहां पर घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो जनता में, आम जनता में जो उत्साह होगा वो वहां पर चरम पर होगा और प्रधानमंत्री का जो मैसेज होगा उस मैसेज को सुनने के लिए जनता वहां पर पहुंचना चाहेगी। कोशिश यही है कि भीड़ उस संख्या में वहां पर न जुट सके, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री के पास इस कार्यक्रम में समय ज्यादा रहता है तो फिर भीड़ वहां पर प्रचुर मात्रा में होगी और ऐसे में सभी लोग वहां पर जाना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को सुनना भी चाहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि इन सब चीजों का यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम तय होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो कार्यक्रम राज्य सरकार को यहाँ पर भेजा जाएगा उसमें किस किस रूप में कितना समय कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता है कि उत्तराखंड राज्य अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी जरूर यहाँ थी। प्रोग्राम के कार्यक्रम की बात तो आपसे ये भी जाना, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम के दर्शन ना करें, और इस बार भी उनके प्लान में यही है, अब है। टिपिकल ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से उनका खाता लगाव यहाँ पर रहा है। खासतौर पर उत्तराखंड के जो धाम है, पुरानी जो धाम है, प्रसिद्ध जो धाम है, उन धामों से प्रधानमंत्री का विशेष लगाव इसे कहा जा सकता है। पिछले कह सकते हैं कि पिछले कई अभी तक का प्रधानमंत्री कार्यक्रमों की बात करते हैं तो अब तक इतने प्रधानमंत्री उत्तराखंड में नहीं आएंगे जितने बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। पिछले 2 साल के भीतर 5 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहाँ पर रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि चाहे वो यात्रा की शुरुआत का समय हो या यात्रा समाप्ति के समय हो, उन सब चीजों में प्रधानमंत्री अक्सर यहाँ पर आते हैं। इससे पहले भी केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल था उसका जो मूर्ति थी, उस मूर्ति की वहां पर स्थापना के समय वो पहुंचे थे। ध्यान गुफा में उससे पहले वो आए थे, तो ध्यान गुफा का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ था और उसके बाद से कहा जा सकता है कि लोग आध्यात्म की ओर यहाँ पर झुकना शुरू हुए थे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे तौर पर केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बाबा केदार के दर्शन भी करेंगे, बद्रीनाथ धाम भी वहां पर जाएंगे और मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहे हैं उन कामों को तय समय पर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। उत्तराखंड से धार्मिक आस्था का जो बड़ा महत्व रहता है उस महत्व का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसका संचार हो सके, वो दिव्यता यहाँ से जो जाती है उस भव्यता उसमें आ सके, उन सब चीज़ों की कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों जगहों का जिक्र यहाँ पर है प्रस्तावित कार्यक्रमों में, और दोनों धामों में के दर्शन यहाँ पर करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। अगली तो काशीपुर से बड़ी खबर आ रही, तो काशीपुर में एक के बाद एक लगातार हो रही वारदातें ये सवाल उठा रही है कि क्या ये शहर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। महज कुछ घंटों में ही एक शख्स को घर में घुसकर मौत के घाट उतार देने और एक ब्लॉक प्रमुख की बीवी को गोली मारने की घटना ये सवाल खड़े कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में घर में घुसकर शख्स की हत्या की वारदात है, तो दूसरी तस्वीर ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद नाराज लोगों द्वारा हाईवे को जाम कर नाराजगी का इजहार किया गया है। तो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो काशीपुर की 2 तस्वीरें हैं, अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर में घर में घुसकर शख्स की हत्या की वारदात है, तो दूसरी तस्वीर ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद नाराज लोगों द्वारा हाईवे को जाम करने की है।
तो लगातार काशीपुर में एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही है, वारदातें बढ़ती जा रही है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या काशीपुर जो है वो क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपने इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए नो एंट्री में जाने से भी नहीं कतरा रही है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को जानकारी दिए हुए उनके राज्य में आकर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के घर हाथों में हथियार लेकर घुस गए, जिसके विरोध करने का खामियाजा एक बेगुनाह महिला को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। तो उधम सिंह नगर की ये घटना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस अपने इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए नो एंट्री में भी जाने लगी है। सबके हाथ में पिस्टल थे, तो जब हमने उनको मना किया कि नीचे जाओ, उन्होंने कहा कि हम किसी ड्राइवर के लिए आए हैं, ठाकुर द्वारा का कोई ड्राइवर है तुम्हारे पास। हमने कहा अगर कोई ड्राइवर है तो तुम कुंडा पुलिस कहाँ है, हमारे उत्तराखंड का प्रशासन कहाँ है, कुंडा पुलिस को बुला के आए हो। कह रहे ना हम सीधे आए हैं। तो हमने कहा कि कौन है, किसे लेने आए हो। मैंने कहा कुंडा थाना बुला लो और तलाशी ले लो जहाँ भी लेनी है। तो ऊपर से उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहे कि नीचे जाओ। 10-12 लोग थे, एक ने पिस्टल निकाला, लेडीज भी आ गई थी वहाँ पे, तो वाइफ के गोली लग गई। क्या शादी वर्दी में थे ये लोग? सारे सिविल वर्दी में थे, 10-12 लोग थे, उनका पिस्टल भी वहीं पकड़ा गया। 4-5 लोग भी वहीं मौके पे पकड़े गए जो दारू पी रखी थी, कुंडा थाने को दिया है। हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए, बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे। वहीं काशीपुर में बीती रात हुए बवाल के बाद ग्राम जुड़का में फैला तनाव कम हुआ नहीं था कि गुरुवार सुबह एक और वारदात ने सनसनी मचा दी है। तो यहां बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। जिस समय ये वारदात हुई उस समय खनन व्यवसायी उस समय अपने घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तो सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और वही क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन गोलीकांड के मामले आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 8 बजे के लगभग जुड़का जो कुंडश्री चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है थाना काशीपुर में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो अपने घर पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे। तो कोई अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उनको निशाना बनाया और उन पर फायरिंग कर दी और जिससे उनकी डेथ हो गई है। तो अभी हम लोगों ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया है और टीमें भी बना दी हैं। तो काशीपुर से आपको खबर बता रहे थे जहां पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लवप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो लवप्रीत, क्योंकि काशीपुर से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही है, क्या कहा जाए, काशीपुर अब क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है? करवा चौथ के पत्रकार बनने मिल रहा है। तो काशीपुर से आपको ये खबर बता रहे थे जहां पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या की है। तो ये वारदात उस समय हुई है जब वो घर के बाहर अपना अखबार पढ़ रहा था, तो उस समय ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो काशीपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो वहीं इस गोलीकांड के बाद जो है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
तो सभी लोगों में एक डर का माहौल बन गया है। तो वहीं सवाल ये भी उठता है कि लगातार ये जो वारदातें सामने आ रही है, क्या लोगों के मन में, क्या आरोपियों के मन में, जो अपराधी हैं उनके मन में क्या पुलिस का खौफ नहीं है? जिस तरह से वारदातें सामने आ रही है, दिन दहाड़े ये इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं पुलिस के ऊपर भी कि क्या अपराधियों पर शिकंजा कसने में पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है, इसी वजह से इतनी वारदातें सामने आ रही है। तो काशीपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर काशीपुर में बीती रात हुए बवाल के बाद ग्राम जुड़का में फैला तनाव जब कम नहीं हुआ था, फिर दोबारा से गुरुवार सुबह एक और खबर सामने आई जिसने सनसनी फैला दी है। तो यहां बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिस समय ये वारदात हुई उस समय खनन व्यवसायी अपने घर में बैठे अखबार पढ़ रहा था, तो सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। वहीं क्षेत्र में लगातार ये दूसरे दिन गोलीकांड का मामला सामने आया है। वहीं अब सभी के अंदर एक डर का माहौल बन गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लवप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो लवप्रीत, काशीपुर में लगातार एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही है, तो क्या कहा जाए, काशीपुर एक तरह से क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कल के शाम का मामला है, पहला मामला, जिसमें जसपुर के जो जेस्ट फ्लोपुर में विकास भुल्लर, इनके घर में कुछ 10 से 11 व्यक्ति आते हैं जो अपने आप को यूपी पुलिस का बताते हैं और वो जबरन उनके घर में घुसने का प्रयास करते हैं। जिन पे गुप्ताजी जी द्वारा जब उनसे पूछा गया कि आप कौन है, कैसे आए हैं, आप यहाँ के, अगर आप पुलिस से हैं तो आप यहाँ के लोकल थाना पुलिस को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए हैं, जब इन सब चीजों की बात हुई तो इनमें इतने में ही उन्होंने वो आक्रोशित हो गए, उनके द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें गुरताज भुल्लर की पत्नी को एक गोली लग गई, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिसके बाद जो जब वहां से उन 12 व्यक्ति में से 4 से 5 व्यक्ति वहीं पे मौके पर रुक गए, जिन्हें लोकल पुलिस को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया, जिन्हें लोकल पुलिस जिसके बाद में लोकल पुलिस को छमंजा देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि उन यूपी पुलिस के जो 4 या 5 पुलिसकर्मी थे उनको एक सूर्य चौकी बैरिकेडिंग पर रोका भी गया, लेकिन उनके द्वारा जबरन बैरिकेड तोड़कर वो वहां से फरार हो गए। तो ये पूरे घटनाक्रम के बाद आक्रोशित लोगों ने कुंडा थाना क्षेत्र में स्थित NH 74 पे जाम लगा दिया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन की काफी गर्मागर्मी के बाद इसे लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद इस जाम को खुलवाया गया। जी लवप्रीत, जो बाइक सवार की आप बात कर रहे हैं, जिन 2 बाइक सवारों की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके बारे में अभी तक पुलिस कुछ तथ्य जुटा पाई है, कुछ साक्ष्य जुटा पाई है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये आज सुबह की घटना है। एक कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के ग्राम जुड़का का मामला है, जहाँ पे एक खनन से जुड़े व्यापारी जो अपने घर पे सुबह अखबार पढ़ रहे थे, करीब 8 से 8:30 के बीच की घटना है। तभी कुछ 2 अज्ञात हमलावर उनके घर पे आते हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग में उक्त व्यक्ति की घटना पे ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उन्हें मौके पर पहुंची पुलिस पंचनामा भर के काशीपुर के PM हाउस ले जाया जाता है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि उधम सिंह नगर में बीते 2 दिनों में लगातार गोली के कांड लगातार हुए जा रहे हैं। इसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है और वहीं क्षेत्र में इस तरीके की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, जो घटना है ये दिन के समय जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया था, ये कब की घटना है? आज सुबह 8 बजे की घटना है। बिल्कुल दिन दिहाड़े अज्ञात हमलावर बाइक पे आते हैं, बिल्कुल दिन दिहाड़े आते हैं और शरिया में ग्राम जुड़का में एक गांव के बीचों बीच घर है उस व्यक्ति का, उसके घर में आते हैं और शरिया वो गोली मार के वहां से फरार हो जाते हैं। तो लवप्रीत, इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें कोई साक्ष्य मिल पाए हैं अभी तक? पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने लगातार 2 से 3 टीमें गठित कर इन आरोपियों की तलाश धरपकड़ शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल खबर लिखी जाने तक अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं लग पाया है। वहीं सूत्रों की जांच मामले में कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये एक खनन से जुड़े व्यापारी थे जिनका पीछे काफी समय से किसी कनाडा के किसी व्यक्ति के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उसके द्वारा इनको फोन पे धमकियां भी दी जा रही थी। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ जानकारी अभी पुलिस देने में बता नहीं रही है, क्योंकि ये अभी परिजनों द्वारा उनसे कोई अभी जानकारी पूरी मिल नहीं चुकी है। जैसे कुछ इसमें स्पष्ट चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवप्रीत आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।